दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे 21 जो कहानी दी गई है हमारे सिलेबस में यूजी नेट के यूनिट 7। तो 21 कहानियों के मुख्य पात्र और उनके कहानी संग्रह और उनके भीतर जो आए हुए स्थान आदि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो सारी कहानियों से सम्मिलित है। स्टार्ट करते हैं। पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। पृष्ठभूमि है इसकी भूमिका है। यह इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका 1904 ईस्वी में हुआ। किस रूप में हुआ? निबंध के रूप में। यह एक पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। कहानी के भीतर आए विषय पक्षपात, कलकत्ता की बात, वाहन, चपल, एकता का सूत्र, परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान और कानून विज्ञान। इसमें मुख्य पात्र दो ही हैं, लेखिका स्वयं और चंद्रदेव। नेक्स्ट कहानी है धुलाई वाली बंग महिला। लेखिका है। इसका समय है 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी में, भाई बहन 1908, दालिया 1909, हृदय परीक्षा इनके प्रमुख कहानियां हैं। किसकी? बंग महिला की। बंग महिला का जन्म है 1882 ईस्वी में। पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। आरंभिक दौर की महिला कथाकारों में प्रमुख। इनकी पुस्तक कुसुम संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रमुख पात्र हैं इसमें। मुख्य जो पात्र हैं बंशीधर है जो जानकी के पति हैं, नवल किशोर है, विनोद प्रिय है, खूब हंसी मजाक करने वाले हैं, कलकत्ता से नई बहू को लेकर चले थे और वंशीधर को तार भेजा था कि उन्हें वे ट्रेन में मिले। कट्टर स्वदेशी है। तीसरे पात्र है जानकी जो वंशीधर की पत्नी है। गौण पात्र में नवल किशोर की बहू है सीता जो जानकी देवी की बहन है। कहारिन जानकी के मायके में नौकरानी है। ट्रेन 2-3 महिला सहयात्री है। ट्रेन में जो जिस ट्रेन में ये सफर कर रहे थे उसमें 2-3 महिला उनकी सहयात्री थी। कहानी में स्थानों के नाम आए हुए कौन कौन से? दशाश्वमेध घाट, गोदोलिया, बनारस, कलकत्ता में, मुगल सराय, मुगल सराय है इलाहाबाद, प्रयाग या प्रयाग। तीसरी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। इसके लेखक है माधव सप्रे। भूमिका पृष्ठभूमि यह कहानी 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों द्वारा सहमति बनी कि यह कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। यह एक आदर्शवादी कहानी भी मानी जाती है। मुख्य पात्र में बुजुर्ग विधवा है जो अपनी बहू और पुत्र की मौत देख चुकी है। अब एकमात्र पोती ही उसके जीने का सहारा है। दूसरा है इसमें जमींदार है जो दम्भी व्यक्तित्व है। टोकरी बाद में टोकरी भर मिट्टी न उठा पाने पर अहंकार द्रोहित हो जाता है। मुख्य पात्र में है बुजुर्ग महिला है जो विधवा है और उसके जो बहू और बेटे हैं उनकी मौत हो चुकी। अब उसके पास एकमात्र एक पोती बची है जो उसके जीने का सहारा है। जमींदार है जो दम्भी व्यक्ति है और बाद में टोकरी भर मिट्टी न उठा पाने पर उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। गौण पात्र है जो बुजुर्ग विधवा की पोती है और इस पोती की उम्र कितनी है? 5 वर्ष। जमींदार का वकील है। चौथी कहानी है राही। सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी लेखिका है। सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती है, यानी कि अपनी इच्छाओं को और अपने भाव को व्यक्त करती हुई कहती है बहन, माता, पत्नी, साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। यह कथन परिभाषा किसकी है? मुक्तिबोध की। इनके संग्रह सीधे साधे चित्र 1947 ईस्वी में प्रकाशित अंतिम कहानी संग्रह है और इसमें निम्न कहानियां सम्मिलित हैं: रूपा, कैलाशी नानी, बिहा, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी, मंगला, हींग वाला, राही, टांगे वाला और गुलाब सिंह। प्रतिपाद राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्ता लोलुपता पर और ढोंग पर चिंतन और विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी कहानी है। जेल का परिवेश है।
मुख्य पात्र में राही है, जो मांगरेरी जाति की एक गरीब ईसाई स्त्री है। पुलिस वालों द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है। चोरी के आरोप में जेल जाती है। अनीता है, जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में एक बंद महिला है। गौन पात्र में पति है, जो राही का पति है, जिसे पुलिस वाले मार देते हैं जान से। बच्चा है राही का, जो जिसके लिए वह राही अनाज की चोरी करती है। अनाज की चोरी किसके लिए करती है? अपने बच्चे के लिए। नेक्स्ट कहानी है ईदगाह। इसके लेखक है प्रेमचंद। यह कहानी सर्वप्रथम अगस्त 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। भूमिका है इसकी बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में ईदगाह शिखर पर है। इसमें प्रेमचंद हामिद नामक बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव में किस प्रकार बचपन की मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चे को समय से पहले ही परिपक्व हो जाना पड़ता है। पात्र मुख्य पात्र में हामिद है, जो 4-5 साल का एक गरीब लड़का है। माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। अब उसकी दादी है, उसका नाम क्या है? अमीना है। अमीना के साथ, अपनी दादी अमीना के साथ वह रहता है। मेले में जाते वक्त उसके पास कितने पैसे? 3 पैसे। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वेरी इंपॉर्टेंट, जिनसे वह अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लाता है। हामिद का चिमटा क्या है? रुस्तमे हिंद है। गरीबी के कारण वह समय से पहले ही परिपक्व हो जाता है। अमीना हामिद की दादी है। मोहसिन है, जो हामिद के साथ का लड़का है और उसके पास कुल 15 पैसे हैं। कूट में क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, हामिद के पास कितने और महमूद के पास कितने। तो मोहसिन के पास 15 पैसे और वह मेले से क्या खरीदता है? भिश्ती। कमर झुकी हुई है, ऊपर मस्त पानी उड़ेलने ही चाहता है। मोहसिन के मामू थाने में क्या है? कांस्टेबल है। महमूद है, महमूद के यह भी हामिद के साथ का लड़का है और इसके पास 12 पैसे है। यह मेले में सिपाही खरीदता है। यह मेले में क्या खरीदता है महमूद? सिपाही। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कवायद लिए चला आ रहा है। नूरे हामिद के साथ का लड़का है। यह मेले में वकील खरीदता है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, बहस किए चले आ रहे हैं। सामी है, जो हामिद के साथ की एक लड़की है। यह मेले में धोबिन और खंजड़ी खरीदती है। गोनपात में चौधरी कयामत अली, जो गांव का धनवान व्यक्ति है। आबिद है, जो हामिद का बाप है और हेजे से मर जाता है तथा माँ पीलिए से मर जाती है। कांस्टेबल है, जो मोहसिन का मामू है। वेतन 12 रुपये मिलते हैं उसे, घर में 50 रुपये भेजता है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन। इसके लेखक प्रेमचंद है। यह सर्वप्रथम जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। संग्रह है सोजे वतन 1908 ईस्वी में। पहला कहानी संग्रह उर्दू में है। इसके दुनिया व हुबे वतन, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। पवित्र आंसू है, सती की चिता की राख है। ये दुनिया के अनमोल रतन में बताए गए हैं। देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा और मीनोस वाद शहर इटली का इसमें चित्रण है। इंपॉर्टेंट है ये। पात्र है दिल फ्रेब, जो सौंदर्य की देवी है, और दिल फिगार, जिससे वह प्रेम करता है। दिल फिगार है, जो दिल फ्रेब का सच्चा प्रेमी है। गौन पात्र में काला चोर है। सैकड़ों आदमियों को कातिल कर जिसे फांसी दी जाने से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा के रूप में एक बालक से मिलने दिया जाता है। पहले अनमोल रतन के रूप में इसी का आंसू दिल फिगार लाता है। दूसरा पार्ट है बुजुर्ग, जो हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग, एक हाथ में तस्बीह और दूसरे में लाठी। दिल फिगार को पूरब की ओर हिंदुस्तान भेजता है। दिल फिगार को पूरब की ओर हिंदुस्तान कौन भेजता है? बुजुर्ग। सिपाही, हिंदुस्तानी का सच्चा राजपूत सिपाही, जो अपने देश के लिए बहादुरी से जान देता है। दिल फिगार है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, उसी सिपाही के आखिरी रक्त का कतरा लाता है। युवती है और युवती का मृत पति है। यह कथन महत्वपूर्ण है। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। कानों में कंगना, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। पृष्ठभूमि है इंदू पत्रिका में 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कहानी का नायक नरेंद्र अपनी आप बीती लिख रहा था अंत कथानक कहानी में। प्रतिपाद है केंद्रीय पात्र एवं कथावाचक। नरेंद्र का किरण से प्रेम विवाह और फिर किन्नरी के सौंदर्य से वशीभूत हो प्रेम विमुख हो जाने और अंत में किरण के प्रण त्याग के समय वास्तविकता के एहसास होने की कहानी है।
पत्नी से अलग दुनिया के प्रेम में फरेब, छल और विश्वासघात होता है। लेखक का उद्देश्य प्रेम, सत्य, ईमानदारी, नैतिक मूल्य बोध कराकर आदर्शवाद की स्थापना करना है। पात्र है, मुख्य पात्र हैं किरण, कहानी की नायिका जो नायक नरेंद्र की पत्नी और उसके गुरु योगेश्वर की पत्नी है। किरण एक आदर्शवादी नारी है। नरेंद्र है जो किरण का पति है। योगेश्वर है जो नरेंद्र के गुरु हैं। बाकी जो आपको पढ़ना है तो आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं डिटेल में। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। नायिका की सुंदरता की तुलना लेखक ने प्रकृति से की है। गौण पात्र, जूही नरेंद्र के घर की नौकरानी है। किन्नरी खलनायिका मोहन नरेंद्र के पहचान वाला है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह कहानी सर्वप्रथम 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। भूमिका है इसकी कहानी में लेखक ने इसके केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मार्मिस्पर्शी चित्रण किया है। इस कहानी में लहना सिंह अपने बचपन की प्रेमिका के कहने पर उसके पति की रक्षा करते करते युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। पात्र है जो मुख्य पात्र है लहना सिंह नंबर 77 सिख राइफल्स में जमादार है। सूबेदारनी है जो सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। सूबेदार हजारा जो सूबेदार का दारनी का पति है। बोधा सिंह हजारा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र है। युद्ध में घायल होने पर लहना सिंह उसे अपने गर्म कपड़े और अपना बिस्तर देता है। गौण पात्र में वजीरा सिंह है जो पलटन का विदूषक है। लेफ्टिनेंट साहब है, 5 वर्ष से लहना के रेजिमेंट में अफसर इसको मारकर कोई जर्मन इसका वेश धारण करके आता है, जिसकी पहचान कर लहना सिंह उसे मार देता है, लेकिन वह लहना सिंह को घायल कर देता है। महासिंह है जो शाम सिंह का सिपाही है। अतर सिंह है सूबेदारनी के मामा है। कीरत सिंह है लहना सिंह का भाई है। अब्दुल्ला लेफ्टिनेंट साहब का खान सामा है। पोलू राम है डाक बाबू है और तुर्की मौलवी है। ये इनके प्रमुख मुख्य क्या हैं, गौण पात्र हैं। नेक्स्ट कहानी है आकाशदीप। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। संग्रह आकाशदीप 1929 ईस्वी में इसमें ये कहानियां सम्मिलित हैं। आकाशदीप संग्रह में आकाश, ममता कहानी, स्वर्ग के खंडहर में, सुनहला साहब, हिमालय का पथिक, प्रतिध्वनि, भिकारिन, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला और बिसाती। ये क्या है इस कहानी संग्रह में कहानियां सम्मिलित हैं। प्रतिपाद है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम और घृणा के द्वंद्व को उद्घाटित करती हुई कथा। कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद, पिता की हत्या के आरोपी बुद्धगुप्त से ही प्रेम से जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने की रोमांटिक कहानी है। पिता की हत्या का प्रतिशोध रूप है। पात्र है, मुख्य पात्र में है बुद्धगुप्त जो ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय है। चंपा है, जानवी के तट पर चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है। गौण पात्र में मणिभद्र जो बुद्धगुप्त और चंपा को बंदी बनाने वाला खलनायक जया चंपा की सेविका है। चंपा द्वीप की मूल निवासी है। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र कुमार। कहानी एक भूख जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। जैनेन्द्र का कथन है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सर्वप्रथम प्रकाशन इसका विशाल भारत पत्रिका में 1929 ईस्वी में हुआ। संग्रह है वातायन 1931 ईस्वी में। फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, दिल्ली में, अंधे का भेद, आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट, चलित चित्र, तमाशा और भाभी। प्रतिपाद मध्यम वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करती है एवं उसकी क्षुब्धता पर व्यंग करती है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, विषमता, पराधीनता को दिखाती है। इस कहानी में व्याप्त विषमता आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर है। शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली कहानी है। गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल शहर का परिवेश हुआ। उल्लेखित स्थान है नैनीताल, जहाँ की घटना कहानी में वर्णित है। होटल डी पब, जहाँ लेखक और उसका मित्र है। पात्र है, मुख्य पात्र में पहाड़ी लड़का 10 वर्ष है। लेखक कथावाचक और लेखक का मित्र।
गौन पात्र में दो वकील मित्र हैं। इन्हीं में से एक लड़के को नौकरी नहीं रखता और लड़के का साथी जिसे उसका मालिक मार देता है। मारे गए गुलफाम उफ तीसरी कसम। इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। कहानी संग्रह ठुमरी 1959 ईस्वी में। ठुमरी कहानी में सम्मिलित कहानियां हैं रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन, मारे गए गुलफाम उप तीसरी कसम, लालपान की बेगम और तीन बिंदिया। पात्र हैं इसमें। मुख्य पात्र में हीरामन है जो खादी देहाती पात्र है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती जो नौजवान जिसे अपनी गाड़ी और बैलों के सिवाय दुनिया के किसी अन्य काम में दिलचस्पी नहीं है। 3 काम न करने की कसम खाता है। हीराबाई कंपनी की औरत है और मेलों में नौटंकी में अभिनय और नृत्य का काम हीरामन को अपना उस्ताद मानती है। गौन पात्र है लाल मोहर, धुन्नी राम, पलटदास, तीनों ही गाड़ीवान हैं। लहसनवा लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान, नेपाली दरबान, मुनीम दरोगा, काले कोट वाला। कहानी में प्रयुक्त स्थान जो हुए हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट। विराटनगर, फारबिसगंज, खरेहिया शहर, चंपानगर भगदड़, सिंधिया गांव, कानपुर, हीराबाई का घर, तेगछिया, महावीर स्वामी, छतापुर 25, मदनपुर, बिशनपुर, हरिपुर, ननपुर, मीना बाजार, बनेली, मेला, दो नौटंकी, कंपनी रोती, कंपनी मथुरा मोहन कंपनी। लालपान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु। प्रथम प्रकाशन कहानी प्रकाशन पत्रिका में जनवरी 1957 ईस्वी में हुआ। लगता है ये पेज रिपीट हुआ है तो ये यहाँ पे हो गया। बारहवीं कहानी है लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ। प्रकाशन है कहानी पत्रिका में जनवरी 1957 ईस्वी में। रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन, तीसरी कसम, उफ मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, तीन बिंदिया। पर पृष्ठभूमि यहाँ से क्या है, ये मैला आंचल है। मैले आंचल की जो मैला आंचल कहानी है। आंचलिक पृष्ठभूमि एक स्त्री के आत्माभिमान की आकांक्षा की अभिव्यक्ति है। बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी गई यह कहानी बिरजू की मां के रूप में एक अलग व सशक्त स्त्री पेश करती है। यह एक आंचलिक कथा है। गांव के लोगों के आपसी ईर्षा द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद की जीवंत वानगी है। उल्लिखित टोले हैं कुरमा टोली, बबुआन टोली, कोयरी टोली और मल दयाली टोली। इसमें प्रमुख स्थानों का नाम हुआ है, इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिमराहा का सरकारी कूप, गुलाब बाग मेला, मोहनपुर होटल बंगला। मुख्य पात्र में बिरजू की माँ जो लालपान की बेगम है। बलरामपुर का नाच देखने जाने की इच्छुक बिरजू के बप्पा है जो सर्वे सेंटरमेंट में 5 बीघा जमीन हासिल है। बिरजू ब्रजमोहन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को बैंगन कबूला हुआ दिया और नाच देखने की मनौती करता है। 7 वर्षीय बच्चा चंपिया ये लालपान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी है, ये इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। ये भी लालपान की बेगम है। इसका प्रकाशन पत्रिका की में जनवरी 1957 ईस्वी में हुआ। संग्रह ठुमरी 1959 ईस्वी में। और ये इस संग्रह में ये कहानियां सम्मिलित हैं। रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन, तीसरी कसम, उफ मारे गए गुलफाम, लालपान की बेगम और तीन बिंदिया। पृष्ठभूमि आंचलिक पृष्ठभूमि में एक स्त्री के आत्माभिमान की आकांक्षा अभिव्यक्त की गई है। बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी गई यह कहानी बिरजू की मां के रूप में एक अलग एवं सशक्त स्त्री को पेश करती है। आंचलिक कथा है। गांव के लोगों के आपसी ईर्षा द्वेष, विराग राग, आशा निराशा, हर्ष विषाद की जीवंत वानगी है। उल्लिखित टोले हैं इसमें जो कुरमा टोली, बबुआन टोली,
टोला, कोयरी टोली और मल दया टोली। कूट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उल्लिखित स्थान है सिमरा का सरकारी कूप, गुलाब बाग मेला, मोहनपुर होटल बंगला। मैंने पहले इसमें बोल दिया कि ये मेलांचल से, तो वो नहीं है, सॉरी उसके लिए। ये लाल पान की बेगम है और ठुमरी कहानी संग्रह में दूसरी इसकी कहानी है। पहली थी तीसरी कसम मारे गए गुलफाम। जो ये कहानी उसमें भी ये जो ठुमरी कहानी संग्रह है उसमें ये कहानी सम्मिलित है। नेक्स्ट इसमें मुख्य पात्र हैं बिरजू की माँ लालपान की बेगम, जो बलरामपुर का नाच देखने जाने को इच्छुक है। महावीर जी की रोट की मनोती बाकी है और स्वाभिमानी भी है। जंगी की पतोहू राधे की बेटी सुनरी लरेना की बीवी को अपनी गाड़ी में बिठाती है और नाच देखने के लिए जाती है। बिरजू के बप्पा जो सर्वे सेटलमेंट में 5 बीघा जमीन हासिल है, बिरजू की माँ को बैलगाड़ी पर नाच दिखाने ले जाने का वादा करता है। मलद हिया टोली के मियाँ जान से गाड़ी ले आता है। बीरज मोहन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को बैंगन कबूला हुआ दिया और नाच देखने की मनोती करता है। 7 वर्षीय बच्चा है चंपिया जो बिरजू की बहन है। बायोस्कोप का गाना सीखने में रुचि, बाजे ने मुरलिया गीत गाती है। गोनपात में जंगी की पतोहू है जो रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। बिरजू की माँ से नहीं डरती। कुरमा टोली है, ससुर चोर और पति डकैत है। मुंह जोर है, लड़ाकू है। मखनी फुआ है, तंबाकू की शौकीन है। बिरजू के घर रखवाली के लिए रुकती है। बाबू साहेब जमींदार है। 13 नंबर कहानी है गैगरीन रोज, लेखक है इसके अघे। बिंदु की डलहौजी जेल में ही 1931 ईस्वी में लिखा। संग्रह है विफतका 1937 ईस्वी में। इस विफतका कहानी संग्रह में कहानी सम्मिलित है विफतका, पगोड़ा वृक्ष, हर श्रृंगार, हारिति, रोज, ए कलम, दुख और तितलियां, मिलन, एकांकी तारा, अमर वलरी, कड़ियां और शत्रु। नोट गए पहले संस्करण 1937 ईस्वी में रोज नाम से, फिर ये 5वें संस्करण में 1990 ईस्वी में गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई। पात्र है मालती, लेखक के दूर के रिश्ते की बहन और सखी। मध्यम वर्ग स्त्री है। विवाह पूर्व स्वच्छंद चंचल लड़की जो विवाह के उपरांत अत्यंत गंभीर स्त्री हो जाती है। महेश्वर की पत्नी है, टिट्टी की माँ है। इंपोर्टेंट है, पात्र पूछा गया है। लेखक अपने दूर के रिश्ते की बहन के पास 4 वर्ष बाद मिलने जाता है। विवाह के उपरांत मालती में हुए परिवर्तन से चिंतित रहता है। महेश्वर जो मालती का पति है, पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है, जो टिट्टी का पिता है। एक निर्दिष्ट ढर्रे पर जीवन जीता है। टिट्टी है जो मालती और महेश्वर का पुत्र है। 14 कहानी है कोसी का घटवार, इसके लेखक है शेखर जोशी। संग्रह है कोसी का घटवार 1958 ईस्वी में। इसमें एक कहानी सम्मिलित है दाजीव, उस्ताद, कवि प्रिया, बंद दरवाजे, खुली खिड़कियां, किंग रोमी जनार्दन, कोसी का घटवार, जी हजूरिया, पद्मा की कहानी, सुब्बो दीदी और बदबू। पृष्ठभूमि है सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गुसाई और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम की अद्भुत कहानी है। पहाड़ का परिवेश है। फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति की तकनीक का प्रयोग किया गया। सूखे की स्थिति का जिक्र है। पहाड़ों के पलायन की समस्या का उल्लेख, मियल और दाड़िम पेड़ों का बारंबार इसमें उल्लेख किया गया। प्रमुख स्थान में हल्द्वानी और गंगनाथ। मुख्य पात्र में गोसाई जो पूर्व सैनिक है, कोसी के किनारे घट गेहूं पीसने की व्यवस्था करता है। हवलदार धर्म सिंह की फौजी पैंट देखकर वैसी ही पैंट पहनने की इच्छा से फौज में भर्ती होता है। किशन सिंह है जो सिपाही है। सिपाही से लक्ष्मा का विवाह राम सिंह से होने का पता चलता है। लक्ष्मा गुसाई की प्रेमिका है। वर्तमान में वे विधवा और एक पुत्र की माँ है। मायके में रहती है, स्वाभिमानी स्त्री है। 15 नंबर कहानी है अमृतसर आ गया, इसके लेखक है भी साहनी। कहानी संग्रह में पटरिया 1973 ईस्वी में। पटरिया, अमृतसर आ गया, ललक, नया मकान, तस्वीर, मौका परस्त, जख्म, पैरों का निशान, अभी तो मैं जवान हूँ, रास्ता, इंद्रजाल, डोरे, ढोलक और भगोड़ा। भूमि है मैं शैली में लिखित कहानी है। भारत पाक विभाजन के समय बढ़ती सांप्रदायिक नफरत को एक चलती ट्रेन के रेल के डिब्बे में के भीतर की घटनाओं से व्यक्त करती कहानी है।
सांप्रदायिक तनाव की विषय वस्तु जिसमें भाईचारे या मानवीय रिश्तों के में एक टूटन सी दिखाई पड़ती है। शुरू में खुशनुमा माहौल है, बाद में वातावरण भयाक्रांत हो गया है। शायद सबको दंगे की आहट थी। उल्लिखित स्थान है पेशावर, मुंबई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर, हवंसपुर, जिसके निकल जाने पर बाबू को लगा कि खतरा टल गया। मुख्य पात्र है, कथावाचक है स्वयं लेखक। लेखक द्वारा ट्रेन यात्रा का विवरण जिसमें विभाजन की त्रासदी के दरमियान भय और आतंक का माहौल है। वातावरण में भय और आतंक के बीच दो धर्मों और संप्रदाय के अविश्वास का माहौल होता है। एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश। लेखक द्वारा पूरे वातावरण का यथार्थ, सजीव, मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। लेखक स्वतंत्रता दिवस का समारोह देखने दिल्ली जा रहा था। दुबला बाबू मुख्य पात्र है, लेखक कथावाचक का सहयात्री जो लेखक को संभवतः पेशावर जाना पड़ा है। तीसरा तीन डिब्बे के 3 पठान हैं। वास्तव में दुबला बाबू से बात करते समय मजाक उड़ाते हैं और अपने क्षेत्र में पठानों के मन का तनाव ढीला होता है। गोनपात में सरदार है, बुढ़िया है, भिस्ती है। नेक्स्ट कहानी है 16वीं कहानी है चीफ का दावा। इसके कहानी लेखक है भी सानी। पृष्ठभूमि है, यह पहला पार्ट 1957 ईस्वी में। इसमें कुल 15 कहानियां संग्रहित हैं। यह सानी जी का दूसरी कहानी संग्रह है। पहला कहानी संग्रह भाग्य रेखा है। पात्र मुख्य सामनाथ है जो मध्यम वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति जिसकी जीवन लीला में दिखावा बहुत है, जिसकी जीवन शैली में दिखावा बहुत है। दूसरी बूढ़ी माँ जो सामनाथ की निरक्षर विधवा माँ है जिसके पास पारंपरिक भारतीय माता का विराट हृदय है। तीसरे चीफ जो सामनाथ के बॉस हैं जिसकी वे खुशामद करता है। गौन पात्र सामनाथ की धर्मपत्नी जिसमें भी दिखावटीपन का बोध है और पति की तरक्की के लिए खुशामदी में शामिल। चीफ की पत्नी अन्य देशी स्त्रियों की आराधना का केंद्र थी। सिक्का बदल गया कहानी के लेखक है कृष्णा सोबती। सर्वप्रथम जुलाई 1948 ईस्वी में प्रतीक पत्रिका प्रकाशित संग्रह बादलों के घेरे 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस संग्रह में कुल 24 कहानियां सम्मिलित हैं। कुछ नहीं, दो रो दो बाहें, दोहरी सांझ, सिक्का बदल गया, मेरी माँ कहाँ, डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, दादी अम्मा, बदली बरस गई, गुलाब जल गडेरिया, एक दिन, जिगरे की बात, न गुल था न चमन था, दोहरी सांझ, पहाड़ों के साय तले, कलगी, लामा, नफीसा, कामदार और भीख मलाल। मुख्य पात्र है सानी जो जमींदार शाहजी की पत्नी है। दूसरे पात्र में सेरा जो हसीना का पति और सानी का कामगार है। गौन पात्र में हसीना जो सेरा की पत्नी है। शाहजी है सानी का पति जमींदार है। फिरोज है जो सानी को मारने के लिए सेरा को भड़काने वाला है। जैना है जो सेरा की माँ जो मर गई थी। नवाब बीबी है, बेगू पटवारी, जोलदार, दाऊद खान इंस्पेक्टर, इस्माइल और रसूली। 18 कहानी है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। इसके लेखक है हरिशंकर प्रसाद। कहानी संग्रह ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 इसमें। इसमें कहानियां सम्मिलित हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, कर कमल हो गए, वह जो आदमी है न, राम की लुगाई और गरीब की लुगाई, सदगुरु का कहना, हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, छोटी सी बात, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, फिल्मी रोमांच, प्रेम पुजारी अगर मैं फिल्म बनाता, मुखड़ा क्या देखे फोटो में, सबटेनेंट की कथा, फोन टालने की कला, अपना चाचा एशियाई फ्लू, दूसरे की महिमा ढोने वाले, मेरे जीव कट के नाम, एक काना एक ऐचक ताना, चांद पर नहीं जा सका, साहित्य और नंबर 2 का कारोबार, ग्रांट अभी तक नहीं आई, तटस्थ, बारात की वापसी, एक सुपरमैन, 5 लोग कथाएं। ये कहानियां सम्मिलित हैं। मुख्य पात्र हैं इसमें मातादीन जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है और मातादीन एमडी साहब पृथ्वी से चांद पर सलाहकार के रूप में गए चांद की पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए। इस बात के द्वारा लेखक ने पुलिस विभाग में व्याप्त सभी भ्रष्टाचारों पर व्यंग किया है। कोतवाल है चांद के पुलिस स्टेशन का कोतवाल। गौन पात्र में अब्दुल गफूर मुंशी भारतीय पुलिस में है। बलभद्र हवलदार है।
रामस जीवन हवलदार। नेक्स्ट कहानी है पिता, इसके लेखक है ज्ञान रंजन। संग्रह है फेंस के इधर उधर 1968 ईस्वी में। ये कहानियां सम्मिलित है दिवा सपनी, कलह, खलनायिका और बारूद की फूल, आत्महत्या, सीमाएं, फैंस के इधर उधर, सेंस होते हुए, पिता, एक नमूना सार्थक दिन, दिलचस्पी, छलावा और संबंध। ये क्या है, कहानियां सम्मिलित हैं इस कहानी संग्रह में। इसमें उल्लेखित महत्वपूर्ण जो स्थानों का प्रयोग हुआ है, धूमनगंज, खुलदाबाद। मुख्य पात्र में सुधीर है जो पुत्र है, नई पीढ़ी का प्रतिनिधि। पिता है जो जिद्दी है, जीवन की सुविधाओं से चिढ़ने वाला, लंबे समय से रामायण गीता का पाठ करने वाले और कलकत्ता के हाल एडरसन के सिले कोट पहनते हैं। गोनपात में देवा जो सुधीर की पत्नी है, कप्तान भाई है, सुधीर का भाई है, वायुसेना में कार्यरत है, बहन का यूनिवर्सिटी का खर्चा वहन करता है और दादा भाई है। 20वीं कहानी है राजा निर्वंशिया, इसके लेखक है कमलेश्वर। संग्रह है राजा निर्वंशिया, 1957 ईस्वी में कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह है। इसमें कहानी सम्मिलित है देवा की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज, राजा निर्वंशिया। पृष्ठभूमि है राजा निर्वंशिया पौराणिक कथा के साथ साथ चंदा की आधुनिक कथा के द्वारा समांतर दोहरी कथा के माध्यम से आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण करती एक नई कहानी है। चंदा जगतपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से हताश है। मुख्य पात्र है जगतपति, कथा वाचक का स्कूल का दोस्त है, वकील के यहाँ मुरारी है, चंदा का पति है, दूर के रिश्तेदार दयाराम की साजिश में डकैतों से लड़ते हुए घायल हो जाता है और मध्यम वर्गीय व्यक्ति है। अफीम और तेल पीकर आत्महत्या कर लेता है। मरते वक्त 2 पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। चंदा है जो जगतपति का पत्नी है, हाथों का कड़ा बेचकर पति का इलाज कराने को तैयार। बच्चन सिंह के साथ गर्भवती होने के आरोप में मायके में रहने को बाध्य। अंत में मधुसूदन के साथ जाने की सूचना मुंशी जी द्वारा मिलती है। जगतपति चंदा मैनपुरी के निवासी हैं और वे संतानहीन हैं। बच्चन सिंह है जो अस्पताल में कंपाउंडर है। राजा निर्वंशिया एक राज्य का संतानहीन राजा जो कुशल शासक है। रानी है मंत्री के साथ राजा को ढूंढने जाती है। गोनपात्र में माँ है जो कथावाचक की माता है, जो बच्चों को राजा निर्वंशिया की कथा सुनाती है। कथावाचक है, ये मैट्रिक पास है। जमुना, सुनार और चाची ये इनके गौण पात्र हैं। तीसरा गवाह है अंधेरे में, पिक्चर पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम और परिंदे। पृष्ठभूमि दी गई है इसमें। सर्वथा नए ढंग से प्रेम और मानवीय नियति की पड़ताल करती हुई कहानी है। इस कहानी का केंद्रीय तथ्य मध्य वर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन है। सभी चरित्र न सिर्फ अकेले हैं बल्कि कभी न खत्म होने वाले इंतजार की प्रक्रिया में बोझिल, उदास और टूटे हुए हैं। इसी इंतजार की समरूपता को आधार बनाकर लेखक ने उसका नाम परिंदे रखा है। प्रेम का तीव्र सम्मोहन तथा उससे मुक्त होने की अकुलाहट। फकत 7 कहानियों का संग्रह। परिंदे निर्मल वर्मा की पहली कृति नहीं है, बल्कि जिसे हम नई कहानी कहना चाहते हैं उसकी भी यह पहली कृति है। यह कथन किसका है? नामवर सिंह का। यहाँ से शुरू होता है ये परिंदे कहानी, परिंदे कहानी, और इसके लेखक है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा। मुख्य पात्र में लतिका है, एक पहाड़ी कन्वेंट स्कूल में शिक्षिका है। मिस्टर ह्यूबर्ट है जो संगीत शिक्षक है। डॉक्टर मुखर्जी है, स्कूल में अध्यापन तथा प्राइवेट प्रैक्टिस। गोनपात में मेजर ग्रीस नेगी जो कुमायूं रेजिमेंट है। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर और आलसी है। मिस वुड है जो स्कूल की प्रिंसिपल है, ओलमेट कहकर पुकारा जाता है। फादर एलमंड चैपल के पादरी हैं। जूली है जो उसके सैनिक प्रेमी का पत्र लतिका पकड़ लेती है, और सुधा, ये इसके कौन पात्र हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।